जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ सर्कुलर मोशन। इससे पहले आपने जो डिस्कस की है मोशन दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन होती है उसे हम लीनियर मोशन का नाम देते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। या इसके अलावा आप प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इसमें बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो यहाँ पे अब हमने लेनी है सर्कुलर मोशन, यानी जिसमें बॉडी मूव करेगा अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं और रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, जैसे हमारे अर्थ और मून दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, तो इसकी मोशन भी क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, तो इनकी मोशन भी कहलाती है सर्कुलर मोशन। आपने पहले लीनियर मोशन में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस वो कवर करता है उस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब बॉडी किस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा? अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। जैसे ये एक फिगर हमने यहाँ पे ली है, इस फिगर में देखें कि अगर एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन हो ओ एक्स, यानी हमने एक रॉड ले लिया, उस रॉड के एक साइड पे हमने एक मैस अटैच कर दिया है और दूसरी साइड को हमने फिक्स कर दिया है पॉइंट ओ पे, यानी ओ पॉइंट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे हमने उस रॉड को फिक्स किया है, जिसके अबाउट रॉड रोटेट कर सकता है। तो इनिशियल पोजीशन है उसकी ओ एक्स, यहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा। आफ्टर सम टाइम वो P1 पॉइंट पे आ गया। तो देखिए P1 पॉइंट पे जब बॉडी आ रहा है तो इसने सर्टन एंगल जो है वो सेंटर के साथ बनाया है, दैट इज़ थीटा। इस फिगर में हमने उसे थीटा से शो किया है। कुछ टाइम और गुजरेगा, डेल्टा टी टाइम, तो ये फर्दर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर डेल्टा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा। तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा टी के कोरेस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। तो यानी जब भी बॉडी आगे से आगे मूव करता जाएगा इसी तरह लॉन्ग सर्कुलर पाथ, तो ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसे हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। The angle subtended at the center of the circle by a body moving along the circumference of circle in a given time is called angular displacement. It is represented by theta. Linear displacement को जैसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं या s से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर देखें कि इस सर्कल का हम इतना छोटा सा पोर्शन लें, बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लें, यानी कि एक्स पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ही अभी बॉडी मूव किया हो, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, जैसे आप कह लें कि सिंपली 1 डिग्री हो, तो इतना जो छोटा सा डिस्टेंस होगा, सर्कल का इतना छोटा पार्ट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह हमें नज़र आएगा। तो जब भी हम वेक्टर लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। इसीलिए अगर तो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एंगल बहुत बड़ा अगर हो गया है तो फिर वो कर्व पाथ होगा, तो फिर हम लेंगे इसको स्केलर क्वांटिटी। अगर थीटा स्मॉल होगा तो फिर हम इसे लेंगे एज वेक्टर क्वांटिटी। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो एंगल की जितनी वैल्यू होगी वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। अब हम यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड रूल हमने कैसे अप्लाई करना है। ग्रैस्प एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब आपने फिंगर्स को किधर कर्ल करना है? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, और आपने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को इमेजिन करना है रॉड की फॉर्म में, और उसको कि हम उसको पकड़ रहे हैं
और उसके गिल्ड फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जो थंब है वो इरेक्टेड थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थंब किधर है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। और ऐसे यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज़ रेडियन। इसके अलावा जो दूसरे यूनिट्स हैं वो हैं डिग्री एंड रेवोल्यूशन। इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। चैप्टर 1 में आप कर चुके होंगे डायमेंशंस फाइंड करने का मेथड। कि डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी यूनिट को हम बेस यूनिट में चेंज करते हैं। बेस क्वांटिटी 7 है, आपको पता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमने जितनी भी गिवन हमें यूनिट्स होंगे, हमने उन्हें बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है, जहाँ से हम डायमेंशंस लेते हैं। लेकिन जो दो यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टीरेडियन, ये ना तो बेस यूनिट्स में आते हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं, जो बेस यूनिट से डिराइव करते हैं हम। तो इसलिए इन दो को, सिर्फ ये जो दो हैं रेडियन एंड स्टीरेडियन, इन्हें हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो ऐसे यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। रेडियन चूँकि सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। अब हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे पहले रेडियन को। रेडियन क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। देखिए, अगर एक बॉडी पॉइंट P से P1 पे मूव करके गया है, तो ये जो कर्व्ड पाथ है इसे हम नाम देते हैं आर्क लेंथ का। यानी जो एक आर्क के अलोंग जो पाथ कवर किया है, आर्क लेंथ। इफ़ आर्क लेंथ S और रेडियस ऑफ द सर्कल R, ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो फिर हम कहेंगे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट इज़ 1 रेडियन। ठीक है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन इफ़ आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर ये आर्क लेंथ S और R ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो फिर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। इसके अलावा दूसरा यूनिट हमने कहा था कि है डिग्री। तो अगर हम एक पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा जो सेंटर पे बनेगा सर्कुलर पाथ के, दैट इज़ नोन एज 1 डिग्री। तो क्योंकि पूरे टोटल सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, अगर उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा दैट विल बी 1 डिग्री। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। यानी जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं 1 रेवोल्यूशन का, और एक रेवोल्यूशन में होते हैं 360 डिग्रीज़। ये थी यूनिट्स, ये डेफिनेशंस रेडियन की, डिग्री और रेवोल्यूशन की, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। अभी तक ये जितनी भी हमने डेफिनेशंस की हैं ये शॉर्ट में ही आती हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट S is equal to arc length of the circle, R is the radius of the circle, theta is angular displacement at the center of the circle. Then the relation between linear and angular displacement is given by this formula, theta is equal to length of arc divided by radius of circle। और ये थीटा की सूरत में ये फार्मूला वैलिड होगा अगर हम थीटा ले रहे हों रेडियंस में। आर्क लेंथ को S से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को R से, तो थीटा विल बी इक्वल टू S ओवर R एंड वी कैन राइट इट एज S इज़ इक्वल टू R थीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और S है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसी तरह रिलेशन आगे निकालेंगे बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये भी शॉर्ट में आ जाता है। S इज़ इक्वल टू R थीटा, अभी हमने जो रिलेशन डिराइव किया है। लेकिन जब एक चक्कर पूरा हो जाता है एक सर्कल में, तो जो टोटल आर्क लेंथ होती है वो हो जाती है इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है 2πr के। तो हम कह सकते हैं एस किसके इक्वल हो गया, 2πr। सो थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। अब हम एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2πr और इसको डिवाइड कर देंगे आर पे, आर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 2π रेडियन। यानी कि एक पूरे रेवोल्यूशन में, एक पूरे चक्कर में जो रेडियन में अगर हम एंगल लें तो वो कितना होगा, 2π रेडियन। 1 रेवोल्यूशन में 2π रेडियन है और 360 डिग्रीज़ है। तो यहाँ से अगर हमने 1 रेडियन निकालना होगा तो ये होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2π। तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये MCQs में भी आ जाता है। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम डिफ़ाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। पहले हम लीनियर वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट यहाँ पे हमने वर्ड एंगुलर का इजाफा करना है, बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्मॉल w टाइप सिंबल है इसे हम ओमेगा प्रोनाउंस करते हैं। ओमेगा इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सो ऐसे यूनिट देखिए, रेडियन है यूनिट थीटा का, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। और दूसरे यूनिट्स क्या होंगे, डिग्री पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब डायमेंशंस में देखें, थीटा की तो कोई डायमेंशंस नहीं है क्योंकि रेडियन को हम बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन टाइम की डायमेंशंस हैं, टाइम बेस यूनिट है और टाइम के लिए डायमेंशंस में हम लिखते हैं कैपिटल टी। पावर इसकी एज इट इज़ आएगी -1। सो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर t raised to power -1। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये भी हम उसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे जैसे लीनियर वेलोसिटी में कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। या फिर हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, the limiting value of delta theta over delta t when delta t approaches to 0। यानी कि आपने डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल में, जहाँ टाइम टी अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यानी जितनी डेफिनेशंस आपने की हैं लीनियर मोशन में, उन सब को अब हमने एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। जी, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की होगी। यानी कि वो ये भी डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन।